हेलो दोस्तों। आई होप आप एकदम मजे में होंगे। देखिए, पहले लेक्चर में एफ वाई बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के हमने क्या देखा। हमने देखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक्स के वेरियस ब्रांचेस यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। उसमें हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, और क्या देखा। और देखिए, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स देखा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स देखा, पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स देखा, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स देखा। ऐसे हमने ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स लिखिए तो आप ये लिखोगे। फिर हमने देखा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कि क्या होती है डेफिनेशन। उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक्स इवॉल्व कैसे हुआ। उसके बाद हमने देखा उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। एडम स्मिथ हुए, थॉमस माल्थus हुए, कार्ल मार्क्स हुए। और एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको यह आ सकता है कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू इकोनॉमिक्स, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स और कौन से सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करता है। उसमें हमने देखा कि इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हमने देखा, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स हमने देखा, फिर इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग देखा, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी, उसी को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नोट लिखिए ऑन इकोनॉमिक्स एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो क्या लिखेंगे ये हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इस पर अगर आपको नोट लिखने को आया एग्जाम में तो देखिए क्या लिखेंगे। तो पहले समझ लेंगे कि पॉलिटिकल साइंस यानी क्या। तो पॉलिटिकल साइंस आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं, गवर्नमेंट लेंगे आप दिमाग में, क्या लेंगे, गवर्नमेंट। देखिए, रोल ऑफ द स्टेट यानी गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पर ये देखेंगे। तो पॉलिटिक्स यानी गवर्नमेंट इकोनॉमी में बहुत इन्फ्लुएंस डालती है। जैसे कि पॉलिटिक्स क्या डिसाइड करती है, तो इकोनॉमिक गोल डिसाइड करती है। जैसे गरीबी हटाना, ये क्या है, एक गोल है। अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, ये क्या है, ये एक गोल है। एक पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट का एक मोटिव है। तो पॉलिटिक्स क्या करता है, तो इकोनॉमिक गोल डिसाइड करता है। देखिए पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट सेट्स इकोनॉमिक गोल्स पॉलिसीज थ्रू पॉलिटिकल डिसीजंस। उसमें एग्जांपल दिया है आपको कि इंडियन गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक गोल्स इंक्लूड रिड्यूसिंग पॉवर्टी, बूस्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई, रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी। रोड्स बनाकर, ब्रिजेस बनाकर देश की तरक्की होती है। तो देखिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलाइज ऑन स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी अगर गवर्नमेंट स्टेबल ना हो तो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। कैसे, तो आप पाकिस्तान को देखिए कि 5 साल इतनी सरकार कोई टिकती नहीं, यानी कि हर सरकार 5 साल के पहले ही कोलैप्स हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि उस देश में एक कौन सी भी पॉलिसी पूरे 5 साल तक या ज्यादा टर्म तक कोई लागू नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर हो जाती है। इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट इज नेसेसरी। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया हैज बीन क्रूशियल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता है कि गवर्नमेंट स्टेबल है तो वो अपना पैसा लगाने के लिए क्या करेंगे, तो पैसा लगाने के लिए वो उत्सुक होंगे, यानी वो पैसा लगाएंगे।
पर अगर गवर्नमेंट स्टेबल ही ना हो तो क्या होगा कि लोग, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगाने से डरेंगे, क्योंकि उनको पैसा डूबने का भी डर होता है। फिर हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, हर एक सरकार की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अपनी एक विचारधारा होती है। जैसे कुछ कुछ पार्टी आपने देखा होगा कि नेशनलिस्ट अपने नाम के आगे लगाती है, यानी यानी क्या कि वो नेशनलिस्ट यानी क्या होते हैं, तो राष्ट्रवादी, यानी वो नाम लगाती है। यानी हमारी आइडियोलॉजी क्या है, तो नेशन फर्स्ट, ये हमारी आइडियोलॉजी है। कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की ये आइडियोलॉजी होती है। कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की ये आइडियोलॉजी होती है कि जैसे बीजेपी गवर्नमेंट की एक आइडियोलॉजी थी कि आर्टिकल 370 हमें रिपील करना है, हटाना है। तो उनकी एक आइडियोलॉजी थी कि ट्रिपल तलाक हमें हटाना है। तो ये उनकी आइडियोलॉजी है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी determines the economic system. Government's political ideology shapes the economic system and policies. जैसे अगर आप देखोगे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लेबर ओरिएंटेड होती है, यानी वो लेबर का हित सोचती है। तो ये क्या हुई उनकी, ये उनकी हुई आइडियोलॉजी। The shift from a socialist to a market-oriented economy in India reflects changes in political ideology and economic policy. जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आई और जब उनको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये करना पड़ा, तो क्या हुआ, इकोनॉमी ये मार्केट ओरिएंटेड हुई, मार्केट पर ज्यादा निर्भर हुई और गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल थोड़ा कम कर दिया। तो इसकी वजह से ये क्या हुई, उनकी आइडियोलॉजी हुई, और इसकी वजह से इकोनॉमिक सिस्टम पर असर पड़ता है, अच्छा या बुरा। गवर्नमेंट चुनकर आती है, सरकार बनाती है, मतलब गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे हमने देखा बेरोजगारी एक प्रॉब्लम है, फिर फिर पावर्टी यानी गरीबी एक प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है। तो ये सारे प्रॉब्लम यानी हॉस्पिटल की प्रॉब्लम, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि लोग सरकार के पास इन प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं और सोल्यूशन की अपेक्षा रखते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट एड्रेसेस इकोनॉमिक इश्यूज थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जैसे भारत ने क्या किया, स्वच्छ भारत अभियान, इसकी वजह से हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन लोगों में पहुंचा, लोगों को इसकी अवेयरनेस हुई। तो ये इंडियाज इनिशिएटिव लाइक स्वच्छ भारत मिशन एम्स टू एड्रेस सैनिटेशन इश्यूज एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है। और बजट, ये भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो गवर्नमेंट जारी करती है और इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे कैसी होगी, इसकी एक डायरेक्शन मिलती है। कितना स्पेंडिंग कौन से सेक्टर में करना, डिफेंस में कितना करना, यूथ के लिए यानी यंग लोगों में कितना स्पेंडिंग करना, और कौन से पॉलिसीज लाना, ये बजट डॉक्यूमेंट की वजह से डिसाइड होता है। तो बजट रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक हेल्थ। जैसे इंडियन यूनियन बजट आउटलाइंस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसीज इम्पैक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बजट में एक आम आदमी क्या देखता है, तो कौन सी चीजें महंगी हुई, कौन सी चीजें सस्ती हुई। और दूसरा क्या देखता है, तो वो देखता है कि टैक्स हमें कितना लगेगा, इनकम टैक्स कैसा है, जीएसटी में कुछ बदलाव हुए हैं या नहीं। तो एक आम आदमी ये चीजें देखेगा। ऐसा हम देखेंगे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इसका कोरिलेशन। अब आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 अगर ये देखेंगे तो इसे हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब एक क्वेश्चन मैं और दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी क्या,
कौन सी भी पॉलिसी को, उनको पॉलिसी एग्जीक्यूट करना, फिर उसकी देखरेख करना और उस पॉलिसी को मैनेज करना, ये कहा आता है एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। गवर्नमेंट भी ये करती है और एक बिजनेस भी यही करता है। एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन, ओवरसाइट, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, एग्जीक्यूशन, ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज का एंड पब्लिक अफेयर्स का। अब इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कोरिलेशन है? तो जैसे देखिए, अब मार्केट में कंपटीशन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, तो उनके लिए अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लाई, कंपटीशन एक्ट लाया, तो वो कंपटीशन एक्ट, उसका क्या असर है इकोनॉमी पर, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, एनालाइज करेगी। मार्केट में डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, और गवर्नमेंट को उसमें इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए या नहीं, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, एनालाइज करेगी, यानी एडमिनिस्टर करेगी। जो गवर्नमेंट करती है वैसा ही बिजनेस भी करता है, कि बिजनेस ने अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस, समझो आप रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लीजिए, कि अगर हर एक रेफ्रिजरेटर 1 लाख के आगे होने लगे, 1 लाख प्राइस के आगे अगर रेफ्रिजरेटर मिलने लगे, तो लोग क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर लेंगे क्या, तो लेंगे, बट उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्योंकि आज रेफ्रिजरेटर 20,000, 25,000, 40,000, 45,000 उस रेंज में भी मिलते हैं। पर हर रेफ्रिजरेटर अगर 1 लाख के आगे हुए, तो लोग शायद रेफ्रिजरेटर पर डिमांड उनकी कम कर देंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई, ये क्या हुआ, तो ये उनकी एक कंपनी भी उसकी प्राइसिंग पॉलिसी एनालाइज करती है, यानी एडमिनिस्टर करती है। Concepts such as demand and supply, market competition, pricing, and resource allocation helps understand decisions about resource use. अब ये क्या है, तो ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि अगर डिमांड सप्लाई हमने देखा, मार्केट कंपटीशन देखी, प्राइसिंग देखा, तो इससे हमें क्या होता है कि डिसीजन लेने में आसानी होती है। और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हमें कैसे मदद करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, और हमारा रिसोर्स यूज कहाँ करना, कहाँ कम करना, ये डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूजेस इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू मैनेज फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी गवर्नमेंट क्या करेगी कि उनकी पॉलिसी है कि रेशन कार्ड के हिसाब से हर एक इंसान तक कम दाम में जो जरूरतमंद है उस तक राशन पहुंचना चाहिए, और ये पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ये एडमिनिस्टर करने का काम गवर्नमेंट करती है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल यहाँ पर आ जाता है। और जैसे मैंने आपको रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल दिया कि एक कंपनी देखेगी कि अगर 2 लाख प्राइस करने से, 1 लाख प्राइस करने से अगर डिमांड जनरेट नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, तो प्राइस कम करेंगे। तो उसने क्या किया, एनालाइज किया, प्लानिंग की, और मार्केट सर्वे करके उसने एडमिनिस्ट्रेशन किया। यानी एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस का भी कोरिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का भी कोरिलेशन है, और ऐसे ही इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन ये कोरिलेटेड है। देखिए, इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करता है, तो एफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन पर, यानी रिसोर्स जहां जरूरत है वहां अलोकेट हो। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, तो रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंटली मैनेज हो, वो देखता है। यानी इकोनॉमिक्स क्या करता है कि रिसोर्स जहां जरूरत है वहां अलोकेट हो, और वो अलोकेट हुए हुए रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो, ये कौन देखेगा, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। एग्जाम्पल देखिए कि कंपनीज क्या करेगी कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स यूज करेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से वो इफेक्टिवली रिसोर्स यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो देखेगी। गवर्नमेंट बहुत बार एक नया कानून लाती है, एक नया बिल लाती है,
जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये आपने नाम सुना होगा, CAA। अब जब ये लाया तो प्रोटेस्ट हुए, और प्रोटेस्ट होने के कारण बहुत सारे थे, तो प्रोटेस्ट लोगों ने किए, और गवर्नमेंट ने एनालाइज किया कि हम ये क्यों ला रहे हैं, ये मकसद क्या है, ये लोगों तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। और ये क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम था। बिल तो आ गया, एक्ट तो आ गया, बट उसका क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी या लोगों की सिटीजनशिप जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये एनालिसिस हुआ। जीएसटी, जब जीएसटी आया तो इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आए, तो गवर्नमेंट ने एडमिनिस्टर किया, यानी देखरेख की, देखा कि क्या इश्यूज है, एक बिजनेस फर्म को क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही उनको समझा। अब आपको क्वेश्चन आएगा 6th वाला कि नोट लिखिए, किस पर, तो इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स पर नोट लिखिए। तो अब मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का क्या कोरिलेशन, तो देखिए एग्जांपल लीजिए कि जीडीपी हमें मेजर करना है, एक देश को अगर जीडीपी मेजर करना है तो वो क्या लेगा, तो वो मैथमेटिक्स का ही सहारा लेगा, बराबर। फिर ऐसे कौन से टूल्स है कि जिसका हम यूज इकोनॉमिक्स में करते हैं, तो देखिए कैलकुलस का यूज हम करते हैं। आपको बस ये लाइन बाय लाइन लिखना है, वो कैलकुलस हुआ और जो टूल्स है वो बस आपको लाइन बाय लाइन लिखना है। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझने के लिए इस नोट्स में दिया है, आप बस पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, कैलकुलस मतलब पता आपको कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, तो आपने ये किया होगा कि dy/dx, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये डेरिवेटिव। फिर इंटीग्रेशन भी किया होगा आपने, तो इसका भी यूज इकोनॉमिस्ट करते हैं। फिर लीनियर अलजेब्रा, इसका क्या यूज करते हैं, तो इक्वेशन बनाकर प्राइस निकालना, या फिर रिटर्न्स क्या आएंगे ये इक्वेशन की मदद से सॉल्व करना, तो ये लीनियर अलजेब्रा है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, आपको पता है कि आप बचपन में ये करते थे, स्कूल डेज में आप करते थे कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ऐसा करके आप क्या करते थे, एक इक्वेशन में x और y वेरिएबल होंगे, समझो 2x + 3y = 10, और ऐसा ही दूसरा एक इक्वेशन होगा कि 3x + 10y = 50। तो आप इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालते थे। तो ये क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स का भी यूज हम लेते हैं। क्या है कि स्टैटिस्टिक्स का यूज कहाँ कहाँ आएगा, तो जैसे हम डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे, कंजम्पशन फंक्शन आगे देखेंगे, तो इन कंजम्पशन फंक्शन, डिमांड फंक्शन, ये क्या करेंगे हम, तो हम सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपली उसको एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाकर समझते हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स का यूज हम करते हैं। उसके बाद गेम थ्योरी, गेम थ्योरी क्या है कि कॉम्पिटिटिव बिहेवियर समझने के लिए, गेम यानी क्या कि खेल, पर उस थ्योरी का नाम क्या है कि कंपटीशन, मतलब गेम थ्योरी कंपटीशन से रिलेटेड है। जैसे गेम में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वैसे इस थ्योरी का भी नाम गेम थ्योरी है, इसका मतलब कंपटीशन से ये डील करती है। तो गेम थ्योरी इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव बिहेवियर अमंग इंडियन टेलीकॉम कंपनी। तो ये क्या एग्जांपल है कि टेलीकॉम कंपनीज में जो कंपटीशन है उसे समझने का काम गेम थ्योरी की मदद से होता है। अब ये क्या था, बस आपको ये वर्ड वर्ड लिखने थे, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ भी सकते हो, और हमने डिस्कस भी किए कि मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड इक्वेशंस क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स यानी कौन से चीजें हम इकोनॉमिक्स में मेजर करते हैं। तो देखिए हम जीडीपी मेजर करते हैं, तो जीडीपी यानी क्या, तो पूरे देश का जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल वैल्यू है किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो देखिए टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। इन्फ्लेशन रेट, ये क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल है, यानी वो भी हम मेजर करते हैं।
इन्फ्लेशन रेट यानी कितना भाव एक प्रोडक्ट का बढ़ा है। मेजर द रेट एट विच प्राइस राइज अफेक्टिंग परचेजिंग पावर। मेजर द रेट एट विच प्राइस राइज अफेक्टिंग परचेजिंग पावर। अगर प्राइस ज्यादा होगी, प्राइस बढ़ेगी, तो इंसान का जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। जैसे मैं आपको वेनेजुला का मैंने एग्जांपल दिया कि वेनेजुला एक कंट्री है जहां पर क्या हुआ कि इन्फ्लेशन इतने हद तक बढ़ गया कि वहां लोगों के पास नोट्स बहुत थे, पर उस नोट्स को वैल्यू नहीं थी, यानी प्रोडक्ट्स उससे भी ज्यादा महंगे हो गए थे। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने एक्सेसिव नोट प्रिंटिंग की। ज्यादा नोट प्रिंट करने से, लिमिट से ज्यादा नोट प्रिंट करने से क्या हुआ कि उस देश में करेंसी को वैल्यू नहीं रही, यानी बहुत बंडल ऑफ नोट्स हम लेकर गए तो हमें कुछ छोटी चीज मिलेगी, ऐसा हो गया। तो उसे क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। पर हमारा वो टॉपिक नहीं है, बट आप इन्फ्लेशन समझ लीजिए कि भाव बढ़ता है। यानी एक प्रोडक्ट अगर मुझे 100 रुपए का मिलता था पिछले साल, तो आज वो 150 का मिलता है या 200 का मिलता है। तो ये क्या हुआ? ये प्राइस राइज हुई, यानी इन्फ्लेशन हुआ, भाव बढ़ना। तो ये भी क्या है? ये इकोनॉमिक वेरिएबल है, यानी क्या कि हम इसको भी मेजर करते हैं। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको भी क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं कि एक देश में कितने प्रतिशत लोग अनएम्प्लॉयड है, यानी विदाउट जॉब्स है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इन इंडिया लाइक मनरेगा, ये किसके लिए थी? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो ये रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट देने का काम ये स्कीम करती है। तो यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या है? हम मेजर करते हैं। फिर इंटरेस्ट रेट भी क्या क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी और रिटर्न ऑन सेविंग्स। यानी लोन लेने का कॉस्ट क्या है? तो इंटरेस्ट, और इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न में क्या आएगा? तो इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट, ये भी क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं। फिर एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट्स क्या है कि वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर, यानी $1 इज इक्वल टू समझो 80 रुपए, $1 इज इक्वल टू समझो 90 रुपीज। और डॉलर और येन का क्या है रेट, और येन और पाउंड का क्या है? तो ये क्या है? एक्सचेंज रेट्स। तो ये भी क्या है? तो इकोनॉमिक वेरिएबल है, यानी क्या कि अमाउंट में आते हैं। ये सब जो देख रहे हैं ये नंबर में आ रहे हैं। देखिए, ये पूरे जो रेट्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं? तो नंबर में आ रहे हैं, बराबर। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? तो एक आप बकेट ऑफ गुड्स इमेजिन कीजिए कि एक बकेट में कुछ गुड्स है, तो उस गुड्स की प्राइस पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी हुई। तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको हम मेजर करते हैं। आपको बस फॉर्मूला नॉलेज पर्पज के लिए मैं बताऊंगा कि एनुअल एनुअल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये है वैल्यू ऑफ बास्केट, बास्केट बास्केट की वैल्यू अभी करंट ईयर में, और बास्केट की वैल्यू पिछले साल इंटू 100। ठीक है, ये अगर हम करेंगे तो यानी एनुअल सीपीआई क्या है? देखिए, तो बास्केट की वैल्यू इस साल और बास्केट की वैल्यू पिछले साल, ऐसे आप डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअल सीपीआई आएगा। और आगे और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता के रख रहा हूँ कि इससे इन्फ्लेशन रेट देखिए कैसा आएगा। तो इन्फ्लेशन रेट कैसा आएगा? तो न्यू सीपीआई अगर लेंगे, यानी नया सीपीआई जो इस साल हमने निकाला, माइनस प्रायर सीपीआई अपॉन प्रायर सीपीआई इनटू 100। तो सीपीआई से इन्फ्लेशन कैसे निकालना, ये आपको मैंने बस इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बताया। ठीक है, इस फॉर्मूला से वो निकलेगा।
ठीक है, तो ये हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखी। अब इकोनॉमिक इक्वेशंस भी होते हैं, यानी बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, ये एक इक्वेशन है। तो डिमांड एंड सप्लाई कैसे, तो आप देखिए हम क्या करते हैं कि ये हम प्राइस, ये समझने वाली चीजें है, इसलिए हम इसको ग्राफ में देखेंगे। क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी। तो डिमांड फंक्शन कैसा है आपको पता है, इसका ग्राफ कैसे जाता है कि जैसे जैसे प्राइस कम होगी, देखिए प्राइस क्या है यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू ये, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस क्या है तो ज्यादा है, इसलिए डिमांड भी क्या है कम है। पर वेयर प्राइस कम है तो देखिए डिमांड कैसे है ज्यादा है, तो ये क्या है डिमांड फंक्शन। उसके बाद सप्लाई फंक्शन कैसे है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लायर के लिए क्या है फायदा है, तो सप्लायर के लिए प्राइस बढ़ना अच्छा है, और वेरस कंज्यूमर के लिए प्राइस कम होना अच्छा है। तो देखिए इसमें ये ग्राफ उल्टे आपको दिखेंगे कि डिमांड के अपोजिट सप्लाई का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको और ग्राफ बताऊंगा जो आपके पॉइंट में भी है, आपको ये समझना है क्योंकि आपको ये इक्वेशंस इन इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन में आपको ये ग्राफ्स याद आएंगे, और आपको पर लिखना ग्राफ में नहीं है, लिखना आपको वर्ड में ही है, पर ग्राफ समझने से आपको वर्ड्स में लिखना आसान होगा। तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन ये आपका सेकंड है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें समझो ये हमने ग्राफ बनाया, तो प्रोडक्शन फंक्शन यानी किसका रिलेशन है, तो इनपुट कितना हमने लिया और उससे कितना आउटपुट बनाया, वो है प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये जीरो और ये क्या है, ये इनपुट है, तो ये समझो लेबर लेंगे। इनपुट कौन सा एग्जांपल, हम इनपुट मतलब क्या कि बहुत सारे इनपुट होते हैं, लैंड लेबर मटेरियल, ठीक है, तो हम लेबर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाएंगे यानी लेबर बढ़ाएंगे, हमारा प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। जैसे एक मशीनरी इमेजिन कीजिए, और मशीनरी चलाने के लिए समझो 10 लोग लगते हैं, तो क्या होगा कि पहले हमारे पास समझो एक इंसान आया, तो हमारा प्रोडक्शन शुरू हुआ, 2 इंसान आए, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, फिर 3 इंसान आए, हमारा प्रोडक्शन और बढ़ा, 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 तक तो ठीक था कि रिक्वायरमेंट मशीनरी की कितनी है 10 लोगों की, तो 10 लोग तो हमें चाहिए, और 10 लोग जब होंगे तब प्रोडक्शन हमारा अच्छा होगा। पर समझो 11वां इंसान आया, तो क्या होगा, तो 11वां इंसान मशीनरी के लिए यूजफुल ही नहीं है, मशीनरी को लग ही नहीं रहा हो 11वां इंसान, तो उस 11वें इंसान के लिए हम पैसा तो उसको दे रहे हैं, यानी हम एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं, यानी उसको वेजेस तो मिल रहे हैं, बट हमें एज अ बिजनेसमैन उस लेबर से कुछ आउटपुट ही नहीं मिल रहा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन कम होता है, डिक्लाइन होना शुरू होता है, क्योंकि उस 11वें इंसान का कुछ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन ही नहीं। तो ऐसा करके ये ग्राफ आपको देखेगा कि इंक्रीजिंग है, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग ग्राफ है, बट बाद में डिक्लाइन हो जाता है। क्यों होता है डिक्लाइन, क्योंकि उस 11वें इंसान का एक कंपनी के लिए उस मशीनरी में यूज ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन है जिसका क्या रिलेशन है, तो इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है, इसका कोरिलेशन। अब देखिए थर्ड वाला क्या है, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन में कैसा होता है
कि यहाँ हम कंजम्पशन लिखेंगे और यहाँ हम इनकम लिखेंगे। जैसे कंजम्पशन फंक्शन क्या है, किसका कोरिलेशन है, तो खर्चा करने जैसी इनकम और खर्चा, इसका कोरिलेशन है। खर्चा करने जैसी इनकम माने क्या सर, तो माने कि आपके पास 100 रुपए है, आपका 20 रुपए इनकम टैक्स में गया, समझो 80 रुपए बचे, तो 80 रुपए आपके क्या हुए, डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्चा करने लायक इनकम हुई। आप उसे खर्चा करोगे और आपके खर्चा कितना हुआ एक्चुअल में, तो वो क्या है, कंजम्पशन है। तो देखिए कि आपका इनकम समझो 0 भी हुआ, फिर भी आपको रिक्वायरमेंट है, यानी आप किधर ना किधर खर्चा करना ये आपकी रिक्वायरमेंट है। भले ही इनकम 0 है, पर रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ खर्चा करने की तो होती है। आपके और हमारे सबके एक बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे आपको बचपन में पढ़ाया होगा, देखिए कि बेसिक नीड्स होते हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो ये जो नीड्स है फुलफिल करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो समझो एक इंसान के पास पैसा नहीं है, पर फिर भी उसे वो नीड्स तो फुलफिल करनी पड़ेगी, तो वो कैसे भी करेगा, बट वो नीड्स फुलफिल करेगा। तो समझो उसने 100 रुपए कंजम्पशन यानी खर्चा किया, भले ही उसकी इनकम 0 थी, और उसकी बाद में इनकम हुई, तो वो क्या करेगा, खर्चा बढ़ाएगा। जैसे इनकम बढ़ी खर्चा बढ़ेगा, इनकम बढ़ी और खर्चा बढ़ेगा। बट इस ग्राफ की शुरुआत कहाँ से हुई, 0 इनकम से, यानी 0 इनकम भी रही फिर भी खर्चा तो रहेगा। तो ये हुआ आपका कंजम्पशन फंक्शन, जिसका कोरिलेशन किससे है, डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन, यानी इनकम और कंजम्पशन का कोरिलेशन यहाँ पर है। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये चौथा है, क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसे, तो देखिए इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, एफडी आप कर रहे हो और एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा, आप क्या करोगे, आप एफडी में पैसा डालोगे, ठीक है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुआ, आप क्या करोगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट आप कम कर दोगे। तो समझो ये है इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप क्या करोगे कि ये इंटरेस्ट 1 है, I1, तो आप यहाँ पर कितना आप क्या करोगे कि इतना आप इन्वेस्ट करोगे। अगर समझो इन्वेस्टमेंट कम हुई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसी होगी। हाँ, जैसे देखिए कि आप इंटरेस्ट रेट, या जो हमने बैंक का एग्जांपल दिया, वो तो आप एफडी का हुआ कि आप इंटरेस्ट रेट अगर बैंक में बढ़ा तो आप क्या करोगे कि एफडी में पैसा डालोगे, और अगर बैंक में इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो आप पैसा निकालोगे। बट मार्केट में क्या करोगे आप, अगर मार्केट को इमेजिन कीजिए और इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ा है, तो आप क्या करोगे कि जो बैंक में रखा हुआ पैसा है वो आप बैंक से निकालोगे, बैंक से निकालोगे, या आप क्या करोगे कि बैंक में ही रखोगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। पर अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो आप क्या करोगे कि बैंक में रखने से अच्छा आप क्या करोगे कि बाहर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करोगे। इसलिए देखिए कि ये आपको, ये जो फंक्शन है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ये आपको किस एंगल से लेना है कि आप बाहर पैसा डालोगे, दूसरी जगह इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे। ये डिसीजन में आपको कौन मदद करेगा, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन मदद करेगा कि अगर
इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो मैं क्या करूंगा कि बैंक से पैसा निकाल कर मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट करूंगा, यानी मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। बट वेयर एज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कम करूंगा, यानी क्या, मैं बैंक में ही पैसा रहने दूंगा। तो इसके हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है ये कैसे ग्राफ बनाएगा, तो ऐसे ग्राफ बनाएगा। तो आपको समझा कि आपको बैंक के एंगल से नहीं देखना। आप क्या करोगे कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका कम हुआ है तो बैंक से पैसा निकालोगे और कहाँ डालोगे, और डालोगे दूसरी जगह, क्योंकि बैंक में तो ज्यादा इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, यानी ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहे, तो आप क्या करोगे कि दूसरी जगह वो पैसा डालोगे। ठीक है, तो ये लॉजिक से आपको इन्वेस्टमेंट फंक्शन की तरफ देखना है। अब एक और है, लास्ट वाला है कि फिलिप्स, FILLIPS, ठीक है, फिलिप्स। फिलिप्स नाम के बंदे का कर्व, इस इंसान ने एक कर्व ढूंढ के निकाला जिसे कहते हैं फिलिप्स कर्व। अब इस कर्व में किन दो चीजों का कोरिलेशन है, तो इन्फ्लेशन यानी भाव बढ़ना एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों चीजों का यहाँ पे कोरिलेशन। तो कैसे, तो देखिए, तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस फिलिप्स कर्व का लॉजिक क्या है पहले ये समझ लेंगे ग्राफ ड्रॉ करने से पहले, कि अगर देश का विकास हो रहा है, देश की आर्थिक प्रगति हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो इन्फ्लेशन होना तो तय है, यानी भाव बढ़ना तो तय है। जैसे इंडिया और अमेरिका का एग्जांपल लेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन में अमेरिका में जो है इन्फ्लेशन ज्यादा, यानी क्या कि भाव ज्यादा है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इन्फ्लेशन तो रहेगा ही, और अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो मोर जॉब, यानी बहुत ज्यादा जॉब्स आएंगे, यानी लोग एम्प्लॉयड रहेंगे, बेरोजगारी कम रहेगी। तो ये लॉजिक से ये फिलिप्स कर्व है। जैसे देखिए कि अगर यहाँ पर हम इन्फ्लेशन लेंगे, इन्फ्लेशन रेट, और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और आप समझेंगे कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी ये पॉइंट पे इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ होगी, लोग कम कम अनएम्प्लॉयड रहेंगे। बट अगर इन्फ्लेशन कहाँ है, यहाँ है, यानी ये पॉइंट पे, तो अगर इन्फ्लेशन कम हुआ है तो क्या होगा कि लोग ज्यादा बेरोजगार होंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। तो आपको एक कर्व कैसा दिखेगा, तो ऐसा कर्व दिखेगा। कर्व कैसा दिखेगा, तो ऐसा कर्व दिखेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जॉब्स क्रिएट होंगे, और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होना ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के अपोजिट है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ना यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम होना। यानी बस एक आसान लाइन में आप ये समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इनका क्या है, इनवर्स रिलेशन, यानी अपोजिट रिलेशन है बस। ठीक है, तो हमने ये कर्व देख लिए। अब हम बुक से बस एक एक दो दो लाइन आप इजीली समझ पाओगे कि लिखा क्या है। कि जैसे देखिए डिमांड एंड सप्लाई, ये क्या है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई ये इक्वेशन है जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड एंड डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, ये हुआ डिमांड कर्व, कितनी क्वांटिटी एक सप्लायर सप्लाई करना चाहता है, ये हुआ सप्लाई कर्व। प्रोडक्शन फंक्शन, तो इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। हमने लेबर का एग्जांपल दिखा दिया था कि प्रोडक्शन में कैसा होता है, प्रोडक्शन फंक्शन में कि
मशीनरी का एग्जांपल दिया कि 10 लोगों की तो रिक्वायरमेंट है, बट 11वां इंसान अगर आएगा तो वो प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? तो नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये हमने कर्व से समझा था। जैसे देखिए कौन सा कर्व था, तो ये कर्व था प्रोडक्शन का, ठीक है। फिर उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में क्या देखा कि डिस्पोजेबल इनकम और कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी एक इंसान को अगर इनकम जीरो भी हुई तो भी उसे कुछ ना कुछ खर्चा तो बेसिक नेसेसिटी बोल के करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये 100 से शुरू हुआ, यानी ऊपर से शुरू हुआ, ना कि ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से क्यों नहीं शुरू हुआ आपको समझा, ऐसा ये कर्व है। ठीक है, ये क्या है, तो ये हुआ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, जहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्चा करने जैसी इनकम और खर्चा, इसका कोरिलेशन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन में रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स, ये रिलेशन। तो हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट, इसमें इनवर्स रिलेशन है। यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं बैंक से मेरा पैसा निकालूंगा और मैं दूसरी जगह कहाँ तो इन्वेस्ट करूंगा। मैं लैंड ले सकता हूँ, मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पर बैंक में नहीं रखूंगा। यानी इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, तो मैं जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा। यानी इनवर्स रिलेशन, यानी यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और हमने फिलिप्स कर्व भी देखा। फिलिप्स कर्व में क्या था, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो फिलिप्स कर्व में क्या एग्जांपल है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो क्या होगा कि इसका मतलब ही देश तरक्की कर रहा है, यानी देश की डेवलपमेंट हो रही है। और देश डेवलप हो रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी। यानी देश अगर डेवलप हो रहा है यानी लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोग बहुत काम करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। तो फिलिप्स कर्व में इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका कोरिलेशन है। और इसमें भी इनवर्स रिलेशन है। यानी इनवर्स रिलेशन कहाँ कहाँ है, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन में और फिलिप्स कर्व में इनवर्स रिलेशन। देखिए फिलिप्स कर्व हमने कैसा ड्रॉ किया, ये देखिए कि इनवर्स रिलेशन कैसा है। ठीक है, हमने ये समझा। तो आज हमने क्या देखा, एक बार बस क्विकली रिकैप कर लेंगे कि आज हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहली शुरुआत हमने की कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इस पर अगर नोट लिखने को आपको आएगा एग्जाम में, तो आप क्या लिखोगे कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस आर क्लोजली रिलेटेड। मैंने आपको बोला था कि पॉलिटिकल साइंस, इसको आप दिमाग में गवर्नमेंट इस एंगल से लेंगे। गवर्नमेंट क्या करता है, तो इकोनॉमिक गोल डिसाइड करता है। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का एग्जांपल हमने दिया कि अनस्टेबल गवर्नमेंट की वजह से कैसे वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसके बाद एक हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, ये हमने देखा। जैसे बीजेपी की एक आइडियोलॉजी, कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी, नेशनलिस्ट जो भी पार्टीज अपने नाम के आगे लगाती है तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, तो नेशनलिस्ट यानी नेशन फर्स्ट, ये उसको उसके नाम से लोगों को दिखाना होता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। फिर बजट भी क्या है, एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। फिर आपको नोट लिखने आ सकता है कि इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में लिखिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, तो एग्जीक्यूशन, ओवरसाइट यानी देखरेख और मैनेजमेंट करना, ये होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप लिखेंगे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्शन देना और रिसोर्सेज कंट्रोल करना, ये कहाँ आता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। फिर इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कोरिलेशन हमने देखा। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स का क्या कोरिलेशन है।
इस पर आपको नोट लिखने आ सकती है। तो मैथमेटिक्स में कौन से टूल्स है जो हम यूज करते हैं, तो कैलकुलस यानी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, फिर लीनियर अलजेब्रा यानी इक्वेशन सॉल्व करके हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी दो इक्वेशंस होते हैं और दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके हम एक्स और वाई यानी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स का यूज करके हम इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट समझते हैं, जिसमें डिमांड और सप्लाई, फिर कंजम्पशन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन जो हमने देखा वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम यूज करते हैं। फिर गेम थ्योरी यानी कंपटीशन एनालाइज करने में गेम थ्योरी मदद करती है। फिर इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से हैं, वेरिएबल्स यानी जो हम वैल्यू यानी मेजर कर सकते हैं अमाउंट टर्म्स में, उसे कहते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो जैसे जीडीपी है, इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है, उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसको हमने एनुअल सीपीआई कैसे निकालते हैं, तो एक बास्केट ऑफ गुड्स को इस साल की वैल्यू क्या है और पिछले साल उस बास्केट ऑफ गुड्स की क्या वैल्यू थी, इस हिसाब से इसकी इक्वेशन में बास्केट 1 अपॉन बास्केट 0 इंटू 100, इससे हम एनुअल सीपीआई निकालते हैं। और उसी से मैंने आपको बताया था कि एनुअल सीपीआई से हम इन्फ्लेशन रेट कैसे निकाल सकते हैं, ये बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया था। कैसे निकालते हैं, तो नया सीपीआई माइनस पिछला सीपीआई अपॉन पिछला सीपीआई यानी न्यू सीपीआई माइनस प्रायर सीपीआई अपॉन प्रायर सीपीआई इनटू 100, इससे हम इन्फ्लेशन निकाल सकते हैं। ये आपको एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं, बस इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया था। उसके बाद इक्वेशंस कौन से है इकोनॉमिक इक्वेशंस, तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन हमने देखा, ग्राफ की मदद से हमने समझा, फिर प्रोडक्शन फंक्शन समझा, कंजम्पशन फंक्शन समझा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखा और फिलिप्स कर्व देखा। तो ऐसे इकोनॉमिक इक्वेशंस आपको एग्जाम में अगर आया तो आप ये लिखोगे और इसके आगे जो लाइन है वो एक लाइन लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, और आपको अगर ये ग्राफ आपको याद आते हैं तो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देखिए एक बार बस हम ग्राफ देख लेंगे। देखिए डिमांड एंड सप्लाई का ये ग्राफ, उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन का ये ग्राफ, कंजम्पशन फंक्शन का ये ग्राफ, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का ये ग्राफ, जहाँ पर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का कोरिलेशन था, और फिलिप्स कर्व में इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कोरिलेशन था, जहाँ पर फिलिप्स कर्व और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों में इनवर्स रिलेशन था। देखिए इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड फिलिप्स कर्व में इनवर्स कोरिलेशन था। आगे का डिस्कशन हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप क्या करेंगे कि पिछला जो हमारा 2 लेक्चर हुए हैं उसमें जो हमने डिस्कशन किया है वो आप पढ़कर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।